कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान इलाकाई पार्टियों से कुछ सियासत सीख रहे हैं। दोनों कौमी पार्टियों ने तय किया है कि जनवरी में लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी कर दी जाए। राहुल गांधी ने जनवरी में कांग्रेस के नायब सदर का ओहदा संभालने के बाद कहा था कि कांग्रेस इलेक्शन से 3 महीना पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। हालांकि 4 रियासतों के इलेक्शन में इस उसूल पर अमल नहीं किया जा सका, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए 3 महीना पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस जराये का कहना है कि 4 रियासतों में हुए दाखिली खलफशार को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी मजबूत सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देने का फैसला किया है। मरकजी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का कामकाज देख रहे मधुसूदन मिस्त्री ने वैसे तो सभी 540 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर लिया है, लेकिन पहली फेहरिस्त 150 सीटों की ही हो सकती है। दूसरी जानिब बीजेपी भी सपा व बसपा की तरह जनवरी में ही अपने उम्मीदवारों के नामों की फेहरिस्त जारी कर देगी। पहली फेहरिस्त में पार्टी के अपने तमाम बड़े लीडरान के नाम का ऐलान करेगी। कौन रहनुमा इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए पहली फेहरिस्त जारी होगी। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज और जसवंत सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से लेकर वरुण गांधी तक की सीटों को लेकर तजब्जुब के हालात हैं। इसलिए पार्टी इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए पहली फेहरिस्त जनवरी में जारी कर देगी। बीजेपी की फेहरिस्त 50 सीटों की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाना है। पार्टी ने आपको कांग्रेस की बी टीम बनाने वाली मुहिम तो पहले से ही चला रखी है। उसके साथ ये तशहीर होगी कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने ही आपको खड़ा किया है। बीजेपी पहले भी ये तशहीर करती रही है। इससे उसको अंदाजा है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन में मोदी हामी जिन लोगों ने केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया था, लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को ये भी उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस का रवायती वोट कांग्रेस के पास लौट सकता है। बीजेपी जराये का कहना है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी के मुहिम में एक पहलू नरेंद्र मोदी को उभारना है, तो दूसरा पहलू केजरीवाल को वोट बैंक की सियासत करने वाला रहनुमा साबित करना है। इसके लिए बीजेपी कश्मीर में रेफरेंडम कराने वाले प्रशांत भूषण के बयान को उठाएगी, बटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बताने वाले केजरीवाल के बयान को उठाएगी और बरेली फसादात में मुतनाजा मुस्लिम रहनुमा तौकीर रजा से केजरीवाल की मुलाकात को हाईलाइट करके अपने कोर वोट को ये पैगाम देगी कि केजरीवाल भी कांग्रेस की तरह अक़लियती वोटों की सियासत कर रहे हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीग से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली में इंतखाबी नतीजों के ऐलान के 15 दिन के बाद आखिरकार हुकूमत साजी का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाहरी हिमायत के सहारे हुकूमत बनाएगी। पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए वजीर आला होंगे। केजरीवाल ने आज 12:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा किया, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सदर जमहूरिया के पास भेज दिया है। केजरीवाल और उनकी कैबिनेट दिल्ली के रामलीला मैदान में हलफ उठाएगी। हुकूमत साजी का दावा करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि ये जीत उनकी नहीं, दिल्ली के आम आदमी की है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी ही वजीर आला बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी हुकूमत अपने तमाम वादे पूरे करेगी। वजीर आला के नाम को लेकर चल रहे कयास आराइयों को खत्म करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर इलेक्शन लड़ी थी और वो ही वजीर आला बनेंगे। आपकी जानिब से बताया गया है कि उनके सवालों का जवाब देने वालों में 74% लोगों ने हुकूमत साजी की हिमायत की है, इसलिए पार्टी हुकूमत बना रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हिमायत से हुकूमत बनाने के अरविंद केजरीवाल के फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आपने दिल्ली की आवाम के साथ धोखा किया है। पार्टी के वजीर आला के ओहदे के दावेदार रहे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आपने बदउनवानी से लड़ाई के नाम पर दिल्ली की सियासत में कदम रखा था, लेकिन उसने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। हर्षवर्धन ने कहा कि कांग्रेस से मिलकर आपने न सिर्फ अपने उसूलों से समझौता किया है, बल्कि दिल्ली की आवाम को भी धोखा दिया है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और आपके बीच पहले से ही बहुत ही मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार हुई थी कि वो इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाएंगे।
दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के राजी होते ही कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। कांग्रेसी रहनुमा और कारगुजार वजीर आला शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस ने आपको बिना शर्त हिमायत नहीं की है। उन्होंने हुकूमत बनाने के फैसले का इस्तकबाल किया और कहा कि जब तक वो दिल्ली की आवाम के लिए कुछ करते हैं तब तक हिमायत जारी रहेगी। शीला दीक्षित ने आपके लिए चांद से कहा कि वो आवाम से किए गए वादे पूरे करें और साथ ही इन वादों की पूरा होने पर उन्होंने शक व शुबे का भी इजहार किया। बिजली की कीमतें 50% कम करने और 700 लीटर पानी मुफ्त देने के वादे पर शक व शुबा जाहिर करते हुए शीला दीक्षित ने कहा कि आपके लिए कई वादे पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल किए जाने वाले इश्यूज पर अक़लियती तबके के लोगों से तबादला ख्याल किया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और अक़लियती मामलों के वजीर के रहमान खान इस मीटिंग में शामिल हुए। दोनों लीडरान ने मुस्लिम और दूसरे तमाम अक़लियती तबके के लोगों के साथ तबादला ख्याल किया। राहुल ने इन अक़लियती तबकों के लोगों से बराह रास्त बातचीत की ताकि उनके लिए जरूरी इश्यूज को इंतखाबी मंशूर में शामिल किया जा सके। इस दौरान मुजफ्फरनगर फसादात का मसला भी छाया रहा। उन्होंने पहले भी कहा था कि इंतखाबी मंशूर में शामिल किए जाने वाले इश्यूज पर समाज के हर तबके की राय ली जाएगी। उन्होंने आम लोगों के लिए सियासत की खिड़की दरवाजे खोलने की बात कही थी। उसी के तहत ही उन्होंने मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है। खातून इंटर्न वकील का जिनसी इस्तेसाल करने के मुल्जिम अदालत उज़्मा के साबिक जज जस्टिस A.K. गांगुली ने चीफ जस्टिस P. सदाशिवम को खत लिखकर कहा है कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले किसी भी खातून इंटर्न के साथ कोई भी नाजेबा बर्ताव नहीं किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हाल के वाक़े से उनको बहुत तकलीफ पहुंची है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अदालत उज़्मा ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया है। गौरतलब है कि अदालत उज़्मा के 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी ने पहली नजर में उन पर लगे इल्जामात को सही पाया था और उसके बाद से उनके ऊपर मगरिबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने का दबाव पड़ गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शेवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती हैं। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि वो मुजफ्फरनगर के राहत कैंपों में बेहतरी से मुताल्लिक दिए गए राहुल गांधी के मशवरे पर तवज्जो देंगे। राहुल ने इतवार को राहती कैंपों का दौरा करने के बाद कहा था कि उनकी हालत बहुत ही खराब है और वजीर आला को उनमें बेहतरी लाए जाने पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके फौरन बाद अखिलेश यादव का बयान आ गया कि वो इसे मानेंगे, लेकिन उसके 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गंगा की सफाई का मशवरा पेश किया था, जिसे वजीर आला ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि बाहर से आकर रहनुमा लोग मशवरा न दें कि गंगा की सफाई कैसे करनी है। राहुल और मोदी पर अखिलेश के इस अलग अलग रुख का सभी अपने अपने नजरिए से तज्जिया कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अक़लियती और अक्सरियती वोट की सियासत से भी जोड़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस के तई सपा की नरमी तो पूरी तरह से आया है ही। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान को लेकर कांग्रेस में कशमकश है। कांग्रेस जराये का कहना है कि पार्टी भले उनको बचा रही है, लेकिन उनका पार्टी में पहले जैसा वकार बहाल हो पाना मुश्किल ही है। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी इन दिनों केजरीवाल ब्रांड सियासत कर रहे हैं और उनको लोकपाल बिल पास कराने का सेहरा लेना है। इसलिए कांग्रेस अशोक चौहान का पुराना वकार बहाल नहीं कर सकती है। फिर भी मराठवाड़ा में कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है, इसलिए चौहान को फंसने भी दिया जाएगा। यानी जैसे हालात हैं वैसे ही बनाए रखेगी कांग्रेस। इसी हिकमत अमली के तहत ही चौहान के खिलाफ सीबीआई को जांच की इजाजत नहीं मिलने दी गई और आदर्श हाउसिंग घोटाले की जांच के लिए बने अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी हुकूमत ने खारिज कर दी। इससे चौहान हामियों को पैगाम दिया गया है कि पार्टी उनके रहनुमा को फंसने नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने अनहोनी कर दिखाई है। साल भर पहले पार्टी बनाई और उसे राजनीतिक ताकत बना डाला। अब उनका कारवा बहुत बढ़ गया है और लोकसभा चुनाव से अपने को ठोस शक्ल देने के ख्वाब में है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया जो हिंदुस्तान की सियासत में इससे पहले सिर्फ 2 बार हुआ था। सियासी पार्टी बनाने के बाद पहले ही इलेक्शन में हुकूमत साजी का करिश्मा इससे पहले प्रफुल्ल कुमार महंत ने असम में और एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में किया था। तीसरे रहनुमा केजरीवाल हैं, जिन्होंने पार्टी बनाने के बाद पहले ही इलेक्शन में हुकूमत बनाई है। हालांकि महंत और एनटीआर के मुकाबले केजरीवाल का तरीका और एजेंडा बिल्कुल अलग था। महंत ने बांग्लादेशी दरअंदाजों जैसे जज्बाती इशू पर इलेक्शन लड़ा था और एनटीआर ने सुपर सितारे की अपनी शबीह पर इलेक्शन लड़ा। इससे अलग केजरीवाल ने दिल्ली में बदलाव का एक एजेंडा बनाकर वोट मांगा। तभी ये बहस तेज हुई है कि असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी ने जो कारनामा कर दिखाया है, क्या वो उसे लोकसभा में भी दोहरा पाएंगे। हैरानी की बात है कि जिस जमात ने केजरीवाल को खारिज कर दिया था, उसने उनको हाथों हाथ लिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी बताने वाली दानिश्वर जमात केजरीवाल में हवा भर रही है। वो तशहीर कर रहे हैं कि कांग्रेस 3 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी व नरेंद्र मोदी का रथ नहीं रोक पाई, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में उनका रथ रोक दिया। इसी वजह से अब केजरीवाल से ये उम्मीद जोड़ी जा रही है कि वो लोकसभा में भी मोदी का रथ रोक सकते हैं। खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए जान ने भी इस तशहीर में हवा भरी है। उन्होंने भी कहना और मानना शुरू कर दिया है कि अगले लोकसभा इलेक्शन में वो ही बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं और मोदी का रथ रोक सकते हैं। पहले आम आदमी पार्टी का लोकसभा का एजेंडा बहुत छोटा था। माना जा रहा था कि शहरी इलाकों की कुछ सीटों पर पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन अब एजेंडा बदल गया है। दिल्ली में शानदार कामयाबी और मीडिया व दानिश्वर सेकुलर जमात और कांग्रेस पार्टी के तशहीर के बाद केजरीवाल की पार्टी ने मुल्क में 150 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पार्टी की जानिब से महाराष्ट्र और गुजरात की सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात कही जा रही है और मध्य प्रदेश में भी पार्टी अगले महीने अपनी मुहिम शुरू करेगी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हुआ है, लेकिन कांग्रेसी रहनुमा उससे ज्यादा परेशान नहीं है। उन्हें इस बात पर इत्मीनान है कि बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाई। कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में भी इसी इत्मीनान के लिए सियासत करेगी। कांग्रेसी रहनुमा खुद भी मान रहे हैं कि पूरे मुल्क में उनके खिलाफ माहौल है, इसलिए उनका नुकसान तय है। लेकिन उसका फायदा अगर बीजेपी को नहीं मिले, इख्तदार मुखालिफ वोट बढ़ जाए और पूरी तरह से मुअल्लक लोकसभा बने, तो कांग्रेस का दांव चल सकता है। वो केजरीवाल या किसी और तीसरी ताकत की हुकूमत बनवा सकती है। यानी खुद इख्तदार में आने से ज्यादा कांग्रेस का ध्यान बीजेपी को इख्तदार में आने से रोकने पर है और ये काम आम आदमी पार्टी के जरिए हो सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद
आप पार्टी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। क्या आगामी आम चुनाव में आप पार्टी कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगाड़ेगी? उससे किसको ज्यादा नुकसान होना है? दिल्ली में कांग्रेस का भट्टा बैठाने और भाजपा को पंचर करने वाला ट्रेंड क्या वह लोकसभा चुनाव में दोहरा सकती है या कोई अलग तरह का असर होगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ जानकार यशवंत देशमुख है। यशवंत जी, मीडिया और सेकुलर बौद्धिक जमात अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को जितना चढ़ा रहा है और वो जिस तरह पूरे देश में उम्मीदवार खड़े करने और लगभग 100 सीटों पे कायदे से चुनाव लड़ने की जो वो बातें कर रहे हैं, उससे 2014 के मई के चुनाव का माहौल कैसा बनता हुआ लगता है या इनका किस तरह का असर भाजपा की सेहत पे, कांग्रेस की सेहत पर पड़ता हुआ महसूस करते हैं? देखिए, देश में क्या होगा, पहले तो हम यही समझ लें कि दिल्ली में उन्होंने क्या असर डाला है। जी। दिल्ली में निस्संदेह हम लोग ने वोट शेयर 29-30% तक के नापे थे, लेकिन ये 28 सीटें ले जाएंगे इसका आकलन करना हमारे लिए लगभग असंभव था, क्योंकि उनका पुरानी इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन 28 सीट लेके आ गए। सवाल यह है कि दिल्ली में इन्होंने नुकसान किसको किया? अब ये अगर हम एनालाइज कर लें तो हमें लगता है कि देश को हमें एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस को नुकसान किया क्योंकि कांग्रेस नंबर 3 पे चली गई या कांग्रेस की 10 से नीचे सीटें आ गई। सवाल यह है, अगर ये नहीं होते चुनाव में तो क्या होता? हमने देख लिया जो नतीजे आए राजस्थान में, जो नतीजे आए मध्य प्रदेश में, जो नतीजे आए छत्तीसगढ़ में। भाजपा की हवा होती, आंधी होती, लहर, आंधी, जिस भी सुपरलेटिव का प्रयोग करना चाहे कर लें। तो हो सकता है कि अगर ये मैदान में नहीं होते तो पूरी संभावना इस बात की थी कि भाजपा जो है 60 सीट के आसपास लेती, कांग्रेस 10 के नीचे वैसे ही पहुंच जाती। तो सीधा सीधा मेरा कहने का मंतव्य ये है कि इन्होंने सीटें बहुत जीती हों, ये सत्ता के करीब भी पहुंच गए हों थोड़े बहुत, लेकिन मूलतः आम आदमी पार्टी ने गैर कांग्रेसी एंटी कांग्रेस जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंट वोट थे, उनको काटा। और उसको काट के अगर किसी एक पार्टी को इसका नुकसान हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस 25% वोट पाके अभी भी सॉलिड 25-26% वोट कोई मजाक नहीं है। नहीं तो उसी नाते जो है कई जगह कि भाई जो तीसरे मोर्चे के लोग थे या जो वामपंथी या ये तमाम बातें, वो नरेंद्र मोदी को रोकने की उसमें मुहिम में या एक रणनीति के नाते वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी के समर्थन में और उनको आगे बढ़ाने की उसको मुहिम में। तो क्या लगता है कि ये अखिल भारतीय या उत्तर भारत में इस तरह का इसका असर होगा? बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, आप किसी भी जगह रखिए, मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कितनी जगह उम्मीदवार उतारती है, पहले तो ये देखने लायक बात होगी।
क्या वो उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार देती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है? लड़ाई है सीधी कांग्रेस, सीधी मतलब कांग्रेस की या किसी तीसरे से भी है, लेकिन क्या वहीं पे देती है? या वो उन जगहों पे भी जाती है जहां पे बीजेपी भी एब्सेंट है? ये भी हम देखें कि कितना तमिलनाडु में लड़ते हैं, कितना आंध्र में लड़ते हैं, कितना पश्चिम बंगाल में लड़ते हैं, ये सब भी हम देख लेते हैं, कितना केरल में जाके आम आदमी पार्टी कैंडिडेट खड़े करती है। तो पहली बात तो अगर ये कह रहे हैं 100 सीटें, वो 100 सीटें कौन सी हैं? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर ये सब जगह लड़ते भी हैं तो भी इनकी भूमिका क्या होगी? इनकी भूमिका मूलतः अगेन जो एंटी इनकम्बेंसी, मनमोहन सरकार के खिलाफ जो माहौल है उसके वोट काटना या उसके वोट उस नाते निकालना, उस नाते आपका मानना है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को अब चिंता में होना चाहिए इनको लेकर? देखिए, चिंता में तो बिल्कुल होना चाहिए। चिंता में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 3/4 बहुमत और आज के 32 सीटों के बीच में कोई चीज खड़ी थी तो वो आम आदमी पार्टी थी। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती दिल्ली में भाजपा को 2/3 3/4 कहां पे जाके टिकता राजस्थान की तरह से, हमें आपको समझ में नहीं आता। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जब आप कह रहे थे यशवंत जी हमने 130 सीटें दी है राजस्थान, मैंने कहा था व्यास जी 130 बेस फिगर है मेरा, ये इसके ऊपर कहां जाके टिकेगा ये मुझे मालूम नहीं है राजस्थान। तो यही हालत दिल्ली में होती कि ये 50 के ऊपर कहां जाके बीजेपी का ग्राफ टिकता, ये हम में से किसी को समझ में नहीं आता। तो इन्होंने बीजेपी के वोट नुकसान किए जो बीजेपी को जा सकते थे। अब बीजेपी को चिंतित यह होना चाहिए कि ये जहां जहां कैंडिडेट खड़ेंगे वहां पे चाहे वो 1% काटे, चाहे 10%, चाहे 20%, चाहे 30%, उन्हीं को मिलने वाला वोट कटेगा, उन्हीं को मिलने वाला वोट कटेगा। सीधे सीधे बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा है। जी नहीं, तो उस नाते फिर ये कि क्या आप ये मुमकिन मानते हैं, ये राजनीतिक रणनीति के नाते, कि मान लीजिए जैसे हरियाणा में कहा कि योगेंद्र यादव वहां पूरे कमान संभालते हुए वहां चुनाव लड़ेंगे, या इसी तरह बॉम्बे महानगर के अंदर, या उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटें जो 25, 30, 35 सीटें हैं, ये इस तरह जो फोकस करके ये पूरी तीसरे मोर्चे, या ये भी संभव है कि कांग्रेस भी आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को परोक्ष तौर पे आगे बढ़ाने की इस तरह की कोई राजनीति, इस तरह की क्या बताइए व्यास जी, आप आज की तारीख में दिल्ली के नतीजों को लेकर अगर हम ये सोचते हैं कांग्रेस बहुत दुखी और उदास है तो हमारी गलतफहमी है जी। 15 साल की इनकम्बेंसी के बाद में उन्होंने दिल्ली में अगर चीजें अटक गई हैं, सरकार नहीं बन रही, तो कांग्रेस खुश है जी। कांग्रेस रॉक बॉटम पहुंची है। इतनी दुर्गति के बाद में 25-26% जो वोट उसके पड़े हैं वो उसके रॉक बॉटम वोट हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आज मुश्किल से 6-7% का गैप दिख रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह भी ये आपका जो प्रयोग है, मेरा ये कहना है कि देखिए आपका प्रयोग दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 29-30% वोट खींच ले गया, इतना नहीं जाएगा कहीं पर। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर ये 2, 4, 3, 5, 10, 15, 20 जो भी खींचेंगे, मैं कहता हूं 1% भी खींचेंगे तो भी वो बीजेपी का ही नुकसान है। और वो 1% भी उन जगहों पे बीजेपी को तकलीफ देगा जहां हार जीत का मार्जिन 1% का होगा। तो निश्चित तौर पर इन चुनाव के बाद में अगर आम आदमी पार्टी कहती कि वो 100, 200, 300 नहीं 543 लड़े, उस 543 लड़ने से अगर कोई एक पार्टी नुकसान में रहने वाली है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। उसमें एक फिर ये कि जैसे दिल्ली में चांदनी चौक, जामा मस्जिद इलाके में इसमें जो मुस्लिम वोट जो है आपको मिले, कांग्रेस को नहीं मिले, इस तरह का सीन उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर मुझे लगता नहीं। राज जी देखिए, मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर मैंने एनालिसिस लिखी थी, मेल टुडे में छपी भी है और बहुत साफ उसमें दिखाई दिया मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को डिच नहीं किया है, कहीं नहीं किया इन चुनाव में। मुस्लिम मतदाताओं ने दिल्ली में भी, आपने देखा होगा, दिल्ली में कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए मुस्लिम सीट से ही जीत के आए हैं। दिल्ली के अंदर मुस्लिम मतदाताओं ने केवल उन जगहों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया जहां पर शायद कांग्रेस नंबर 3 पे बहुत ऑब्वियस चली गई थी और बीजेपी को हराने के लिए वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते थे। लोकसभा के मद्देनजर मुझे नहीं लगता। मुस्लिम मतदाता इस देश का सबसे ज्यादा समझदार और अपने वोट की वैल्यू समझने वाला मतदाता है। उस नाते वो आम आदमी पार्टी को वोट देके लोकसभा में अपना वोट खराब नहीं करेगा, वो कांग्रेस को ही वोट देगा। उस नाते लब्बो लू आपके, आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल से सबसे ज्यादा खतरा किसी को है, चिंता में कोई अगर होना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो बात उसकी नहीं कि 1% काटेंगे कि 10 की 30, जो भी काटेंगे वो नुकसान उन्हीं को आने वाला वोट है, वही उन्हीं का एंटी कांग्रेस वोट है, उन्हीं के उससे जाएगा, नुकसान उन्हीं को है। जी यशवंत जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शेवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बरुए जमीअस्त, हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी को अमरीकी अदालत में शख्सी हाजिरी से मिला इस्तिस्ना। अमरीका ने आईडी कार्ड जमा करने के लिए मांगी मोहलत। साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ी। मुल्क से गद्दारी के मुकदमे में कल अदालत में होगी पेशी। और इराक में मुख्तलिफ मुकामात पर धमाके और फायरिंग, 17 अफराद हलाक, 21 जख्मी। और खबरों की तफसील। सिफारतकार दिव्यानी खोबरागढ़े को न्यूयॉर्क की अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल हो गया है। हिंदुस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि दिव्यानी का मामला जल्द हल हो जाएगा। देवयानी मामले में हिंद अमेरिका के दरमियान जारी तनाजे की शिद्दत कम होती नजर आ रही है। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी खोबरा गड़े को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल हो गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में देवयानी के तबादले को भी तस्लीम कर लिया गया है। न्यूयॉर्क में 12 दिसंबर को गिरफ्तारी और जमानत पर रिहा होने के बाद देवयानी को मुकम्मल तौर पर सिफारती इस्तिस्ना दिलाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने देवयानी का तबादला अक़वाम मुत्तहिदा के हिंदुस्तानी मिशन में कर दिया था।
अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के लिए देवयानी के तबादले को तस्लीम किए जाने के मामले में अमरीकी वजारत खारजा में कुछ कागजी कार्रवाई होने के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में हिंदुस्तान अमरीका को तमाम जरूरी कागजात फराहम कर चुका है। अदालत में देवयानी को शख्सी तौर पर पेशी से इस्तिस्ना का हासिल होना हिंद अमरीका के दरमियान तनाज़े के खात्मे की जानिब एक अहम कदम है। Right now we handle the crisis. Right now we get back to normal. If we want to look at anything else, the larger question will be examined in due course. But let's get the crisis solved. देवयानी की जामे तलाशी और उनके साथ नारावा सलूक पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया था। हिंदुस्तान ने देवयानी पर आयद इल्जामात बिला शर्त हटाने का भी अमरीका से मुतालबा किया है। 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी जब अपनी दुख्तर को स्कूल पहुंचाने जा रही थीं, उस दौरान उन्हें वीजा फ्रॉड केस के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था।